गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। आवाज़ आ रही है? यस सर, आपकी वॉइस आ रही है। ओके, दैट्स गुड। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी सुन पा रहे हैं मुझे? नहीं सुन पा रहे हो? गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। सर। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग। और प्रीवियस क्लास में कहाँ तक हुआ था? बताओ भाई, प्रीवियस क्लास में कहाँ तक हुआ था? सर टेक्सोनॉमिक एड्स करने थे। टैक्सोनॉमी एड्स करने थे हम लोगों को। सर बायनॉमियल नोमेनक्लेचर करा था। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करा था, ये मेरे पास आ जाएगा। कहाँ तक हुआ था ये? पढ़ लिया था हमने। एरोलस लीनियस भी, सिम्पसन भी, जॉन रे, सर जुलियन हक्सले, क्राइटेरिया, ओके, क्लेचर, जी। ये हमारा यहाँ तक हो चुका है। ठीक है जी। मैंने आपको तीन चीज़ बताई थी कि जो नोमेनक्लेचर है उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है: बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में मैंने आपको प्रीवियस क्लास में लास्ट टाइम पे बता दिया था, पूरा का पूरा समझा दिया था। ठीक है, वो कैसे उसकी नेमिंग की जाती है। ओके जी। अब मैं आपको सिर्फ ट्राइनोमियल के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, पॉलिनोमियल के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा, फिर क्लासिफिकेशन की एक डेफिनेशन लिखेंगे, देन टैक्सोनॉमिकल हायरार्की करेंगे, उसके बाद टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाए। आपका साथ रहा तो जल्दी हो जाएगा फिनिश। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। अब पहले एक टर्म के बारे में जान लेते हैं। एक टर्म है जिसका नाम है जी टोटोनिम्स। क्या किसी को पता है टोटोनिम्स क्या होता है? किसी को पता है टोटोनिम्स क्या होता है? When genus and species name are same, जब जीनस और स्पीसीज नेम सेम होता है उसको हम टोटोनिम्स बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि भाई व्हाट इज टोटोनिम्स, टोटोनिम्स क्या होते हैं, तो टोटोनिम्स उनको बोलते हैं जब किसी के नोमेनक्लेचर में जीनस नेम और स्पीसीज नेम सेम होते हैं। ओके जी, समझ में आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस ओके सर। ओके ओके। तो टोटोनिम्स क्या होता है? व्हेन genus name, genus and species name are same। ठीक है। वैसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हमने क्या पढ़ा था कि भाई दो नाम होने चाहिए। ठीक है, जो फर्स्ट जो वर्ड होगा वो बिलोंग्स टू जीनस एंड सेकंड जो वर्ड होगा वो बिलोंग्स टू स्पीसीज। जीनस का जो पहला शब्द होगा, पहला लेटर होगा, वो मे बी अल्फ़ाबेट में, तो किस में बोलते हैं उसे, जो कैपिटल में होना चाहिए, और जो स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल में होना चाहिए। जो साइंटिस्ट नेम होता है जिसने उसको डिस्कवर किया है उसका जो नाम होगा वो एब्रीवेट फॉर्म में होगा। बाकी बस यही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको कल प्रीवियस क्लास में लिखवाया था। तो टोटोनिम्स के बारे में बताता हूँ। टोटोनिम्स उस चीज को बोलते हैं जब जीनस और स्पीसीज नेम सेम हो। ठीक है, सेम कैसे? जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ आप लोगों के लिए, जैसे गोरिल्ला, गोरिल्ला। ठीक है, इसका जो जीनस नेम है, दिस इज द जीनस नेम एंड दिस वन इज द स्पीसीज नेम। ठीक है जी, ये जीनस और स्पीसीज नेम जो है वो सेम है, गोरिल्ला गोरिल्ला। ठीक है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ वैसे इसको जो ट्राइनोमियल में हम देखेंगे गोरिल्ला को, तो गोरिल्ला गोरिल्ला एंड गोरिल्ला,
इसको ऐसे नोटिफाई किया जाता है। जो थर्ड वन होता है वो होता है सब स्पीसीज। तो ये जो सब स्पीसीज की कैटेगरी है ये ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में आता है। ठीक है, वैसे बाइनोमियल में सिर्फ ये दो होने चाहिए। अगर ये तीन नाम होंगे तो ये ट्राइनोमियल में आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है बाई मीन्स दो और ट्राई मीन्स तीन होता है। तो जो ये टोटोनिम्स होता है, जब जीनस और स्पीसीज नेम सेम होते हैं तो क्या होता है, तो दिस इज नॉट एप्लीकेबल या accepted by ICBN। ठीक है जी, दिस इज नॉट एक्सेप्टेड बाय ICBN बट एक्सेप्टेड बाय ICZN। देखो जी, ये दो जो मैंने लिखे हैं ICBN और ICZN। ICBN का मतलब होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। जो भी प्लांट्स के नाम देगा, ठीक है, जो मतलब जो डिस्कवर करता है और उसको जाना पड़ता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के पास, तो वहाँ से जो होता है वो उसको अप्रूवल कराता है इस जगह पे जाके। तो वो जो संस्था है उसको बोलते हैं ICBN या इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ऐसे ही एनिमल के लिए होता है ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है जी, मतलब जो स्पीसीज और जीनस नेम है वो एक्सेप्टेबल नहीं है किसके अंदर, ICBN के अंदर। जो प्लांट्स के नेम होंगे वो जीनस और स्पीसीज नेम बिल्कुल भी सेम नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ICZN संस्था है वो इसको एक्सेप्टेबल होता है वहां पे। ये उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे जीनस नेम सेम हो या स्पीसीज नेम सेम हो। ठीक है जी, ऐसे ही हम कुछ पढ़ लेते हैं इनके बारे में कि जीनस, जो ये मैंने ICBN लिखा है, जो मैंने ICBN और ICZN लिखा है, इनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं कौन कौन सी संस्थाएं होती है जो इनका नामकरण करती है। तो सबसे पहले ICBN के बारे में लिखता हूँ। ICBN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है जी, देखो जो आज का जो पार्ट होगा ना, हमारा जितना भी पार्ट होगा, मे बी आपको थोड़ा बोरिंग फील हो, क्योंकि बोरिंग इस वजह से बोलूँगा क्योंकि बहुत सारा है जो लिखने वाला है, काफ़ी पार्ट, इसमें समझने वाला इतना कुछ है नहीं। ठीक है, तो जो ICBN संस्था है वो नेमिंग करती है प्लांट्स के लिए। ठीक है जी, सेकंड है ICZN, देन जी थर्ड है ICBN या फिर इसको बोल सकते हैं ICNB। अभी इसकी फुल फॉर्म बताऊंगा। देखो इंपॉर्टेंट है काफ़ी, क्योंकि एक नंबर में आपसे पूछ सकता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, ICBN स्टैंड फॉर किसके, तो आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी पड़ सकती है। एक नंबर में यही आ सकता है, और इसमें से कुछ तो खास नहीं आएगा। नेक्स्ट है जी ICVCN। ICVCN ये किसके लिए, देखते हैं। नेक्स्ट है जी ICNCP, ये देख लेते हैं। मैक्सिमम इससे ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि NCERT में ICBN और ICZN का ही जिक्र है खाली। ठीक है, बाकी तो मैं आपको बता रहा हूँ फॉर नॉलेज योर। तो जो ICZN है वो स्टैंड फॉर द इंटरनेशनल कोड ऑफ zoological nomenclature. जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है जी, और ICBN का मतलब होता है इंटरनेशनल Code of Bacteriological. इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसे इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। इसको इस ढंग से भी लिख सकते हैं ICNB को,
इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है जी। इसके बाद है आपका ICVCN। कौन बताएगा ICVCN? इंटरनेशनल, इंटरनेशनल कोड ऑफ सर इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नोमेनक्लेचर। बिल्कुल 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 सही। तो इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। एंड जी नेक्स्ट वन जो है आपका ये इंटरनेशनल कोड ऑफ सर कल्टीवेटेड प्लांट। बिल्कुल बिल्कुल जी, नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स। ओके जी, ये कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो इनके नेमिंग करती है। भाई बाइनोमियल नोमेनक्लेचर तो एक रूल ही तो है कि भाई ये रूल फॉलो होने चाहिए, लेकिन ये रूल जो फॉलो करवाता है वो संस्थाएं कौन सी होती है? ICBN, ICZN, ICBN या फिर ICNB भी बोल सकते हैं इसको। और वायरस के लिए होता है ICVCN, और जो कल्टिवेटेड प्लांट्स होते हैं उनके लिए होता है ICNCP। ये सिर्फ आपको याद रहने चाहिए उस टाइम पे, ठीक है, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि आज का जो पार्ट है वो थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं उसे, याद करने वाला ज़्यादा है और समझने वाला इतना है नहीं। तो जल्दी फिनिश करते हैं इसको। मैंने आपको बताया था, किसके बारे में बताया था मैंने आपको बताया था ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। जी ट्राइनोमियल, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से पहले था ट्राइनोमियल को हम कैसे डिनोट करते हैं? जो पहला वर्ड होगा वो जीनस से रिप्रेजेंट करेगा, जो सेकंड होगा वो स्पीसीज से रिप्रेजेंट करेगा, एंड जो थर्ड वर्ड होगा वो सब स्पीसीज से रिप्रेजेंट करेगा। देखो बाइनोमियल में दो चीज है, ठीक है, जीनस एंड स्पीसीज। ट्राइनोमियल के बारे में अगर हम पढ़ना चाहेंगे क्या होगा भाई, तीन नाम हो जाएंगे, ट्राई मतलब तीन हो गया, तो जो फर्स्ट वर्ड होगा वो डिनोट फॉर द जीनस, सेकंड स्पीसीज और थर्ड सब स्पीसीज। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मैंने अभी ऊपर ही बताया था एग्जांपल, जो गोरिल्ला होता है तो गोरिल्ला को हम ऐसे लिखते हैं गोरिल्ला एंड गोरिल्ला, ठीक है। जैसे रेटस हो गया, ठीक है, रेटस हो गया, रेटस एंड रेटस, तो इसको ऐसे लिखते थे पहले, ठीक है। ये होता है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। जैसे होमोसैपियन के बारे में बताऊं तो अगर मैं ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर को ह्यूमंस को मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो कैसे करूंगा? जैसे होमो सैपियन, ठीक है जी, स्पीसीज और सब स्पीसीज सेम है, ठीक है, यहाँ पे ह्यूमन के केस में। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट जो नोमेनक्लेचर है वो है जी पॉलिनोमियल। सर ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में सब स्पीशीज का फर्स्ट जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है स्मॉल? मैम सिर्फ इसमें जो इनका जो लेटर होगा ना वो सब कैपिटल में होंगे स्पीसीज का, ठीक है। ओके सर, स्पीशीज में भी इसमें कैपिटल ही आएगा? यस मैम। ओके, ओके सर, जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल से ही डिनोट करेंगे इन चीजों के अंदर, क्योंकि ये इतना मतलब जो था पहले जो साइंटिस्ट आए थे लीनियस से पहले वो उन लोगों ने दिया ये, ठीक है। इनके जो इनके नेम्स थे देने के, जो नेम्स इन्होंने मतलब डेवलप किए थे वो इतने लेंथी थे कि याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो इसको देखते हुए बाद में, ठीक है, बाद में लीनियस ने ये इजाद किया है कि मतलब यार जो नाम होना चाहिए वो शॉर्ट होना चाहिए थोड़ा सा, और पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाए, ऐसा कुछ रूल्स होने चाहिए जो दिए थे कैरोलस लीनियस ने। तो पॉलिनोमियल की साइड आता हूँ, पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताता हूँ। देखो बाई का मीन्स 2 था, ट्राई मीन्स 3 हो गया, और यहाँ पे पोली मीन्स क्या हो गया? बहुत ज्यादा, मैनी, ठीक है जी। इसमें क्या है?
इसमें है सीरीज ऑफ डिस्क्रिप्शन वर्ड्स। मतलब जो नाम था वो एक सीरीज की तरह था भाई। जैसे मेरा नाम अभिषेक शर्मा है, जो मेरे फादर है उनका नाम भी ऐड कर दिया जाए, जो मदर है वो भी ऐड कर दिया जाए, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ वो भी ऐड कर दिया जाए, तो जो नाम होगा बहुत लेंथी हो जाएगा, याद करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा होंगी। तो इसी को देखते हुए ये सब चेंजेस हुए थे। जैसे इसका एक एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ जो सभी टीचर्स यूज़ करते हैं इस एग्जाम्पल्स को, कैरियोफाइलम। ठीक है, अगर मैं इसका डिस्क्रिप्शन दूं, भाई इसका नेमिंग क्या है, तो जो पहले नेमिंग होती थी इसकी होती थी कैरियोफाइलम सैक्सेटिलीज फोर्टिस ग्रैमिनियस अम्बलेटस कोरिम्स। ठीक है, इसका मतलब है जो कैरिम्स है वो रॉक्स पे ग्रो करता है, और जो उसके फ्लावर्स है वो अम्बेलेटस कोरिम्स के रिलेटेड है। ठीक है जी। सर लास्ट वाले वर्ड की स्पेलिंग क्या है? देखो ये CORYMBI कोरिम्स। देखो जो ये अम्बेलिटस कोरिम्स होता है, इसका मतलब होता है इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस, ऑन फ्लोरल एक्सिस पे अरेंजमेंट। देखो अब देखो नाम देखो कितना बड़ा, कैरियोफाइलम सैक्सेटिस फोर्टिस ग्रैमिनस अम्बेलिटस कोरिम्स। तो याद करने में इतना लेंथी था, तो सोचो मतलब ये तो एक चीज हो गई, और कितने मिलियंस जो स्पीसीज है, अगर उनके नाम भी ऐसे होते तो रिमेम्बर करने में कितनी डिफिकल्टीज होती। दैट्स वाई जो धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे तो ट्राइनोमियल आ जाएगा, बाइनोमियल आ जाएगा। तो आशा करता हूँ बाइनोमियल के बाद कोई मोनोनोमियल ना आ जाए कि एक ही नाम हो। ओके तो बच्चों मैंने क्लासिफिकेशन तो आपको पहले से ही पढ़ा दिया था। ये भाई क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी मतलब आपको मैंने बताया था कि टैक्सोनॉमी क्या होता है। ठीक है, और दो तीन चीजें मैंने और बताई थी आपको कि टैक्सोनॉमी क्या होता है, या फिर सिस्टमैटिक क्या होता है, या टैक्सोनॉमी क्या होता है, या क्लासिफिकेशन क्या होता है। देखो तीनों का मतलब एक ही बताया था भाई, क्लासिफिकेशन का भी मतलब वही है, सिस्टमैटिक का भी मतलब वही है, टैक्सोनॉमी का भी मतलब वही है, लेकिन इसको हम सेपरेटेड पढ़ सकते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब हो गया कैटेगराइज करना, कैटेगरी में लगाना, लेकिन कुछ प्रिंसिपल्स और कुछ रूल्स होते हैं, उसको फॉलो करने के बाद हम इसको ग्रुपिंग कर सकते हैं। ठीक है, और जो सिस्टमैटिक होता है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसको भी क्लासिफिकेशन ही होता है ये, लेकिन ये क्या होता है कि एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे इसको क्लासिफाई करना किसी भी चीज को। तो एक बार क्लासिफिकेशन का मतलब देख लेते हैं, सिर्फ मतलब ही देखते हैं क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन लिखो जी, क्लासिफिकेशन क्या होता है? द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the study of principles and procedure of biological classification। ये डेफिनेशन इसलिए लिखवा रहा हूँ, जो आपका जो एनसीईआरटी है या आपके जो एग्ज़ाम होंगे सीबीएसई वाले, उसमें तो लिखना ही पड़ेगा, है नहीं? तो इसलिए मुझे ये लिखवाना पड़ रहा है, वरना मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखवा के आपको ख़त्म कर सकता था यहाँ पे। टैक्सोनॉमी, ठीक है, इसका मतलब हो गया दैट इज ऑर्डरिंग, मतलब किसी चीज़ को लगाना, ऑफ ऑर्गेनिज्म
इनटू ग्रुप्स। देखो मैंने पिछली क्लास में आपको डिस्कस किया था, जो क्लासिफिकेशन होता है वो भी यही होता है, जो सिस्टेमेटिक होता है वो भी यही होता है, और एक और वर्ड था, क्या था जी, एक और वर्ड क्या था, जो टैक्सोनॉमी। जो टैक्सोनॉमी होता है वो भी यही है। बस डिफरेंस इतना है कि जो सिस्टेमेटिक होता है वो क्या होता है कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे हम किसी चीज को कैटेगराइज करना, ठीक है। टैक्सोनॉमी क्या होता है कि कैटेगरी में लगाना, सिर्फ कोई भी रूल और रेगुलेशन फॉलो नहीं है यहाँ पे। लेकिन क्लासिफिकेशन में क्या है कि कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स है, कुछ प्रोसीजर है किसी भी चीज को ऑर्डर्स में या ग्रुप्स में लगाने के लिए। तो तीनों में फर्क ये है। बस एक जो नीट के लिए क्वेश्चन है, एक ये हो सकता है कि भाई जो टर्म है टैक्सोनॉमी, वो किसने दिए है? कॉइन्ड बाय AP D कैंडोल, ठीक है जी। इसने दिया है इन 1813। 1813। बिल्कुल जी, 1813 में दिया है इसने। बस ये एक है कि भाई जो आपसे नीट के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है, क्वेश्चन है, ठीक है। तो भाई पूछ सकते हैं भाई टैक्सोनॉमी टर्म कॉइन्ड बाय, 4 साइंटिस्टों का नाम दे दिया अलग अलग, तो उसमें से आपको चूज करना है भाई कौन सा हो सकता है। तो इसमें से फिलहाल इतना ही है। अब आते हैं हम अगले टॉपिक की साइड, ठीक है। जो हमारा टॉपिक होगा वो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमी कैटेगरीज, ठीक है जी। टैक्सोनॉमी कैटेगरी, देखो टैक्सोनॉमी तो हमने पढ़ लिया भाई, क्लासिफिकेशन लगाना, किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन करना, उसको टैक्सोनॉमी बोलते हैं, ठीक है, आसान भाषा में, ठीक है। और कैटेगरीज का मतलब है कि कैटेगरीज में लगाना किसी भी चीज को, तो यहीं से बन गया टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है। और स्टार्टिंग में जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, स्टार्टिंग में ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है या फिर टैक्सोनॉमिक हायरार्की है, ये जो दिया है गिवन बाय, इट इज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। इसे दिया है कैरोलस लीनियस ने, ठीक है। और जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, मतलब साइड में लिख लेते हैं इसको, टैक्सोनॉमी हायरार्की, ठीक है। टैक्सोनॉमी कैटेगरी या टैक्सोनॉमी हायरार्की, इट इज गिवन बाय कैरोलस लीनियस, ठीक है। इसीलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड लीनियस हायरार्की। लीनियस हायरार्की भी बोलते हैं। देखो अब लीनियस हायरार्की होता क्या है या फिर टैक्सोनॉमिकल हायरार्की होता क्या है, धीरे धीरे समझेंगे इन बातों को, ठीक है। इसलिए क्यों बोलते हैं इसको हम लीनियस हायरार्की, क्योंकि इट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय लीनियस, क्योंकि सबसे पहले इसने ही टैक्सोनॉमिकल हायरार्की दिया है, ठीक है। तो इसने जो टैक्सोनॉमिकल स्टार्टिंग में जब ये आया था, तो स्टार्टिंग में जब इसने टैक्सोनॉमिक हायरार्की दी थी, तो वो उसने जो दी थी वो दिया था 5 कैटेगरीज दी थी ने, 5 कैटेगरीज दी थी। कौन कौन सी दी थी? क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज एंड वैरायटी। इसने ये स्टार्टिंग में 5 जो है कैटेगरीज समझाई थी, डिस्क्राइब की थी और बताया था इनके बारे में, ठीक है। और आज की डेट में ये 5 से हटके ये कितनी हो गई है? 7 के आसपास हो गई है। तो नाउ अ डे
अब कितनी कैटेगरीज है? 7 कैटेगरीज है, ठीक है। 7 कौन कौन सी है? 7 कैटेगरीज कौन कौन सी है? Kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. किंगडम, फाइलम, किंगडम, फाइलम या फिर डिवीजन, ठीक है, क्लास, ऑर्डर, ठीक है, क्लास ऑर्डर फैमिली, क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस एंड स्पीसीज, ठीक है जी। ये 7 कैटेगरी है जो बाद में लीनियस के बाद हम यूज करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर मैं ऊपर से नीचे तक जाऊं, ठीक है, किंगडम से लेके और स्पीसीज की साइड से मूव करूं, तो सिमिलैरिटीज जो होती है इंक्रीज करती है। इंक्रीज होती है, और अगर मैं नीचे से ऊपर की साइड जाऊं तो जो सिमिलैरिटीज होती है वो Decrease करती है। डिक्रीज करती है, ठीक है जी। ये तो मैंने आपको बता चुका हूं, ठीक है। एक और आ सकता है कि भाई डिवीजन हम यूज करते हैं बॉटनी के अंदर, जो मैं आपको पढ़ाता हूँ बॉटनी उसके अंदर, और जो फाइलम होता है उसको हम यूज करते हैं जूलॉजी के अंदर, ठीक है। ये एनिमल्स के लिए है एंड ये वर्ड होता है प्लांट्स के लिए। 2 वर्ड क्लियर हो गए आपको, ठीक है। तो 7 कैटेगरीज है, किंगडम, फाइलम या फिर डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ठीक है। जो स्पीसीज होता है, जो स्पीसीज होता है वो होता है बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। स्पीसीज क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है स्पीसीज। और ये क्या है? स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। और लार्जेस्ट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज कौन सी होती है? लार्जेस्ट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज होता है किंगडम। स्मॉलेस्ट कौन सी होती है? स्पीसीज। तो ये क्या है? लार्जेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ठीक है। ये होता है लार्जेस्ट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। देखो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि स्टेटमेंट के थ्रू आ सकता है कि भाई ये चीज पूछ ली जाए कि भाई अगर हम मूव करेंगे किंगडम से लेके स्पीसीज तक, क्या सिमिलैरिटीज इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ठीक है। या फिर स्पीसीज से लेके अगर हम किंगडम तक मूव करेंगे तो क्या क्या सिमिलैरिटीज इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है स्टेटमेंट के थ्रू कि जो स्पीसीज होता है उसको क्या हम बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि जो स्पीसीज होगा वो स्मॉलेस्ट है या फिर लार्जेस्ट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में आता है, या किंगडम जो है वो लार्जेस्ट में आता है या स्मॉलेस्ट में आता है। कुछ भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यू क्वेश्चन कुछ भी बन सकते हैं यहाँ से भी, ठीक है जी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जो किंगडम से लेके और जो स्पीसीज तक है, जो किंगडम से लेके स्पीसीज तक हमने पढ़ा है अभी, किंगडम से लेके जो स्पीसीज है, अगर इनकी स्टडी करें हम, ठीक है, मतलब ऑल कैटेगरी टुगेदर constitutes the taxonomic hierarchy,
ठीक है। अगर हम इनके बारे में एक साथ पढ़े कि भाई किंगडम क्या है, फाइलम क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, जीनस क्या है, स्पीसीज क्या है, अगर हम इनको इकट्ठा पढ़े तो इस जो स्टडी होती है इस चीज की, इसको बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। अगर सिर्फ किंगडम के बारे में जाने, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज से हमें मतलब नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये अगर हमें सिर्फ किंगडम के बारे में पढ़ना है, ये हो गया एक रैंक, ठीक है, या फिर एक टैक्सोन, ठीक है। तो अभी बताता हूँ रैंक और टैक्सोन होता क्या है। लेकिन अगर हम किंगडम से लेके स्पीसीज तक इकट्ठा पढ़े तो इस चीज को बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, ठीक है जी। किस किस को समझ में आ रहा है, किस किस को नहीं आ रहा है, कैन यू एक्सप्लेन मी? भाई किस किस को समझ में आ रहा है, किस किस को समझ में नहीं आ रहा है? सर समझ में आ रहा है। देखो मैं एक बार दोबारा बता दूं, सर आ गया एक बार दोबारा क्लियर। दोबारा बता दूं, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बच्चे हैं जो बोल नहीं पा रहे हैं, फिर भी मैं बता देता हूं। जो सबसे पहले टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज या टैक्सोनॉमिकल हायरार्की होता क्या है, ठीक है, ये होता क्या है, इनके बारे में अभी 2 मिनट रुको, पहले मैं कुछ और बता दूं। जो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है उसको दिया था लीनियस ने, ठीक है, कैरोलस लीनियस ने दिया था टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड लीनियस हायरार्की भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि उसने फर्स्ट प्रपोज्ड किया है ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की, सबसे पहली बार उसने ही दिया है। लेकिन जब लीनियस आया था उसने सिर्फ 5 चीजें बताई थी, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, वैरायटी, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में हम 5 की जगह 7 जो कैटेगरीज है उसको हम पढ़ते हैं। जो 7 कैटेगरीज है वो कौन कौन सी है? किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीसीज है। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर मैं किंगडम से लेकर स्पीसीज तक मूव करूंगा तो सिमिलैरिटीज इंक्रीज होती है, अगर मैं स्पीसीज से लेकर किंगडम तक मूव करूंगा तो जो सिमिलैरिटीज होती है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि जो फाइलम होता है वो यूज करते हैं जूलॉजी में एनिमल्स के लिए, और जो डिवीजन होता है वो यूज करते हैं हम किसके लिए? बॉटनी के अंदर। मैंने आपको बिल्कुल जस्ट अभी बताया जो स्पीसीज होता है वो स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में आता है, जो किंगडम होता है वो लार्जेस्ट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में आता है। ये मत पूछना भी मैंने इसको स्मॉलेस्ट क्यों लिखा, उसको लार्जेस्ट क्यों लिखा, क्योंकि किंगडम के अंदर सब कुछ आता है यार, और स्पीसीज क्या होती है? एक स्पेसिफिक चीज है, ठीक है। लेकिन एनिमल्स क्योंकि किंगडम क्या होता है, या एनिमल होंगे या फिर प्लांट होंगे। अगर मैं सिर्फ एनिमल की बात कर रहा हूँ यार, एनिमल मैंने सोचा दिमाग में, एनिमल्स तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने बोला कि स्पीसीज, एक पर्टिकुलर स्पीसीज के बारे में बोला, इसका मतलब है एक पर्टिकुलर स्पीसीज ह्यूमन की भी हो सकती है, कैट की भी हो सकती है, डॉग की भी हो सकती है। तो किंगडम जो है इसलिए वो लार्जेस्ट में आता है, और जो स्पीसीज होता है इसलिए वो स्मॉलेस्ट में आता है, ठीक है। और ये बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी हो गया, क्योंकि एक पर्टिकुलर चीज के पढ़ने में तो बेसिक यूनिट हो जाएगा ये। अगर मैं इनको किंगडम से लेकर स्पीसीज तक इकट्ठा पढ़ूं, स्टडी करूं उनकी, तो इस चीज को पढ़ने को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ईच कैटेगरी रेफर्स टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, ईच कैटेगरी refer to as a unit of classification, ठीक है। जो जो कैटेगरीज होगी वो उसकी यूनिट क्या होगी? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट एज अ रैंक। रैंक से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं क्लासिफिकेशन को, ठीक है। और रैंक को हम एक और नाम से जानते हैं, ऑल्सो कॉल्ड, इसी को हम बोलते हैं टैक्सॉन, ठीक है। जो टैक्सॉन है वो सिंगुलर वर्ड है, और जो प्लूरल वर्ड होगा वो होगा टैक्सा, ठीक है। अगर देखो देखो कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं आए तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन कंफ्यूज होके बैठना और मुझसे बात नहीं करना तो ये दिक्कत हो सकती है आपको, ठीक है जी। जो टैक्सॉन होता है वो क्या होता है? टैक्सोनॉमिक ग्रुप
ऑफ एनी रैंक। ठीक है, देखो हर चीज का मतलब क्या, बस मतलब समझ में आ जाए ना तो मतलब चुटकियों में काम होता है कि भाई इसका मतलब ये है तो भाई ये चीज ये होती है। देखो सबसे पहले मैंने बताया किंगडम से लेके स्पीसीज तक जाओगे, स्टडी मतलब इसकी स्टडी करोगे किसी भी चीज की, पर्टिकुलर चीज की, तो इनको बोलते हैं, इकट्ठा पढ़ने को बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। ठीक है, फिर मैंने लिखा ईच कैटेगरी रेफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अरे भैया मैंने ह्यूमंस को मैंने किंगडम में रखा। ठीक है, मतलब ह्यूमन जो होता है वो एनिमल होता है, तो उसका किंगडम क्या हो गया, एनिमल हो गया। ठीक है, उसका जो फाइलम हो गया वो क्या हो जाएगा, कॉर्डेट्स हो जाएगा। तो मतलब क्या है, जो ईच कैटेगरी है रेफर्स टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब मैं हर चीज को क्लासिफिकेशन करता चला जा रहा हूं कोई रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करके, और जिस चीज को मैं क्लासिफाई कर रहा हूं उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं रैंक के थ्रू। रैंक भी वही है, टैक्सोन भी वही है। देखो टैक्सोन होता क्या है, टैक्सोन होता है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना, मतलब एक पर्टिकुलर चीज को हमने क्या बोला, टैक्सोन बोला है। मतलब अगर मैं सिर्फ कैट की बात करूं, कैट क्या है, एक टैक्सोन है। ठीक है, डॉग की बात करूं, डॉग क्या है, एक टैक्सोन है। एक पर्टिकुलर चीज की अगर मैं बात करूं, दैट इज द टैक्सोन। ठीक है, रैंक भी वही है, और बस इनको क्लासिफाई करने में डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हमें सामने आते चले जाते हैं। ये चीज किसको समझ में आ गई? सर कैटेगरी और रैंक में डिफरेंस समझ नहीं आया। कैटेगरी और रैंक। देखो मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर मैं क्लासिफिकेशन करता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को मैं अगर क्लासिफिकेशन करता हूं, देखो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, उसको मैं अलग अलग कैटेगरीज में लगाता चला जाता हूं। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला है, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को मैं क्लासिफिकेशन करता हूं, क्लासिफिकेशन में भाई सारे आ गया, हर चीज आ गई, लेकिन अगर मैं कैटेगरीज की बात करूं तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में उनको लगाता चला जाऊंगा। कैटेगरीज का मतलब है रैंक, डिफरेंट डिफरेंट रैंक में उसको ग्रुपिंग करता चला जाऊंगा, और जिस चीज को मैं ग्रुपिंग कर रहा हूं उसको तो मैं टैक्सोन बोल रहा हूं। अब बताओ समझ में आया नहीं आया, जल्दी से। सर थोड़ा बहुत आ गया। दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर दूं बच्चे, मैंने बोला है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर मैं क्लासिफिकेशन करता हूं, देखो क्लासिफिकेशन एक बड़ा वर्ड है, उसके अंदर सब कुछ आता है। क्लासिफिकेशन कर रहा हूं, ठीक, किसी भी चीज का, ठीक है, जो क्लासिफिकेशन कर रहा हूं वो कैटेगरीज वाइज कर रहा हूं, कैटेगरीज में लगाता जा रहा हूं, और कैटेगरीज को मैं डिनोट करता हूं रैंक से। रैंक, इस रैंक में इसको रख दिया, इस रैंक पे इसको रख दिया, इस रैंक में इसको रख दिया। ठीक है, और रैंक है क्या, टैक्सोनी तो है यार, मतलब सेम है सबके, बस समझने का फर्क है थोड़ा सा। अगर ये चीज समझ जाओ तो अच्छी बात है। बोलो अब समझ में आया, थोड़ा सा नहीं आया? सर आ गया। ओके भाई, सबको आ रहा है ना? यस सर। यस सर। भाई यस नोट करते चले, देखो जिस वे में मैं लिखवाता जा रहा हूँ उसी वे में नोट करते चले जाना। कहीं ये चीज वहां लिख रहे हो, ये चीज वहां लिख रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। वन बाय वन चीज नोट करनी है आपको। देखो मैंने आपको सबसे पहले मैंने आपको जो बताया है, देखो वो मैंने आपको बताया है किंगडम, फाइलम, फाइलम की जगह डिवीजन भी यूज करते हैं, डिवीजन यूज करते हैं बोटेनी के अंदर, और फाइलम यूज करते हैं एनिमल्स के लिए, मतलब जूलॉजी के अंदर। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, स्पीसीज, स्पीसीज के बारे में बताया, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, मतलब स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में आता है ये। तो सबसे पहले पढ़ते हैं स्पीसीज के बारे में, ठीक है, स्पीसीज के बारे में वन बाय वन सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी से खत्म करेंगे। नहीं समझ में आया रोकना, तुरंत रोकना, ठीक है, वेट मत करना जब ये फिनिश हो जाए टॉपिक। ओके जी, देखो मैंने आपको बताया है जो स्पीसीज है, ठीक है, जो स्पीसीज है, जो टर्म दिए, टर्म कॉइंड बाय जॉन रे, ये मैंने आपको पहले ही लिखवा चुका हूँ जॉन रे के बारे में, मैंने इसका एक फोटो भी दिखाया है, अगर पसंद आए तो अच्छी बात है। ठीक है, इसका मैंने फोटो भी दिखाया है। स्पीसीज जो टर्म है वो कॉइन की है किसने, जॉन रे ने। ठीक है, जो जॉन रे है ऑल्सो गिव कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज,
इसने कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज के बारे में बताया। मैंने आपको बताया था ना उस टाइम पे कि भाई स्पीसीज था नहीं पहले, उसको बाद में लाया गया स्पीसीज को। मतलब स्पीसीज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए किसके साथ, जीनस के साथ। तो जीनस के बाद स्पीसीज आता है, तो दोनों में डिफरेंस करने के लिए स्पीसीज को मतलब लेके आया गया, ठीक है। वरना पहले जीनस तक ही था, उसका स्पीसीज भी इंक्लूड किया गया, क्योंकि जो लीनियस था उसने जो 5 कैटेगरीज दी थी उसमें उसने स्पीसीज भी रखा था, साथ में उसने वैरायटी भी रखा था, तो वैरायटी को निकाल दिया गया। फिर ये समझाया गया कि स्पीसीज अलग है और जीनस एक वर्ड अलग है। तो इन दोनों को अलग अलग समझाने के लिए जॉन रे ने हेल्प की थी हमारी, ठीक है। तो इस जो स्पीसीज है वो जो टर्म है वो कॉइन करी है जॉन रे ने, और उसने कंसेप्ट भी बताया स्पीसीज के बारे में कि भाई स्पीसीज का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। लेकिन जो कंसेप्ट है, लेकिन जो ये कंसेप्ट है, ये जो कंसेप्ट है, जो ये कंसेप्ट है जी, जो ये कंसेप्ट है, इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसको। एक है बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, एक आता है बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, ठीक है जी। ओके जी, समझ में आया था। एक आता है टैक्सोनॉमिक स्पीसीज, एक आता है सिबलिंग स्पीसीज, ठीक है। एक आता है सिबलिंग स्पीसीज, ठीक है, एक आता है टैक्सोनॉमिक स्पीसीज, एक आता है बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। तो सिबलिंग स्पीसीज को हम एक और नाम से बोल सकते हैं क्रिप्टिक स्पीसीज, ठीक है जी। पहले देखते हैं कि भाई ये बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज है क्या। देखो ये समझ में आता चला जाएगा ना, तो मतलब आप ना मतलब तैयार होते चले जाओगे नीट के लिए, धीरे धीरे तैयार होते होते चले जाओगे। देखो आपने मेडिकल लाइन चूज करी है तो कुछ सोच समझ के चूज की होगी ना भाई, ठीक है। अगर सबको आपको ना हर चीज याद करनी पड़ेगी, हर चीज के बारे में जानना पड़ेगा, आप कुछ भी अवॉइड नहीं कर सकते, कोई भी टॉपिक अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए किसी अच्छे कॉलेज के अंदर, बुरे कॉलेज के अंदर भी सिलेक्शन चाहिए, फिर भी तुम अवॉइड नहीं कर सकते किसी भी चीज को। तो देखो जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज है प्रपोज्ड बाय अर्नस्ट मेयर, ठीक है। जो आपके एनसीईआरटी में पहला फोटो दे रखा है उसके में, है ना, अर्नस्ट मेयर के अंदर दे रखा, नहीं दे रखा, यस दे रखा है। यस ठीक है। तो जो अर्नस्ट मेयर था उसने ये कंसेप्ट दिया है बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज का, ठीक है। देखो क्वेश्चन ना आपके जो वो फोटो दे रखी है वहां से भी आ सकता है, वो सब कुछ एनसीईआरटी के अंदर इंक्लूड है भाई, ठीक है। आप किसी भी चीज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ओके। तो बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज प्रपोज्ड बाय द अर्नस्ट मेयर, ठीक है। अर्नस्ट मेयर को हम डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी बोलते हैं, ठीक है। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी बोलते हैं, क्योंकि जो अर्नस्ट मेयर था वो एक बायोलॉजिस्ट था। जो अर्नस्ट मेयर था वो क्या था, एक बायोलॉजिस्ट था। ये था इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, ठीक है जी। जो मैं लिखवा रहा हूं ये समझ लो कि वो एक पत्थर की लकीर है, ठीक है। जो लिखवा दिया उससे बाहर आना नहीं है। एनसीईआरटी अगर याद है हर किसी को तो उससे बाहर कुछ नहीं आना भाई साहब, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी से 80% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप बाकी 10% गैदर करोगे मुझसे, ठीक है। और 10% जो बचा वो आपकी मेहनत पे फोकस करता है कि आपने कितना ध्यान दिया इन चीज़ों के अंदर, क्लास में कितना ध्यान दिया, जो डिस्कशन हुआ उसमें कितना ध्यान दिया। तो 80% जो होता है वो आता है कहाँ से, एनसीईआरटी से।
कुछ तो पंगा चल रहा भाई, बहुत रुक रुक के चल रहा है तो कंसेप्ट ऑफ जो स्पीसीज था, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज है, वो प्रपोज किया है किसने? अर्नस्ट मेयर ने। अर्नस्ट मेयर को हम डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, अर्नस्ट मेयर ने क्या बात कही है? अर्नस्ट मेयर ने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, organisms that can interbreed among themselves and can produce fertile offspring। उनको हम स्पीसीज बोलेंगे। देखो, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज का मतलब है हम स्पीसीज किसी चीज को कब बोलते हैं। तो अर्नस्ट मेयर के हिसाब से स्पीसीज हम उनको बोलेंगे जो ऑर्गेनिज्म अपने ऑर्गेनिज्म से क्या कर सके? इंटरब्रीडिंग कर सके और वो प्रोड्यूस कर सके ऑफस्प्रिंग, प्रोड्यूस कर सके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। उन्हें हम स्पीसीज बोलेंगे अर्नस्ट मेयर के हिसाब से। जैसे मैं एग्जाम्पल लेना चाहूं तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ऑल ह्यूमंस। भाई जितने भी ह्यूमंस है या जितने भी कैट है वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? भाई जितने भी कैट है हो गई, जितने भी डॉग हो गए, जितने भी लॉयन हो गए, ये आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं ना। इसका मतलब है ये सब क्या है? स्पीसीज है। तो जो ये अर्नस्ट मेयर था उसने स्पीसीज का कंसेप्ट क्या बताया? स्पीसीज हम उसको बोलेंगे जो आपस में इंटरब्रीड कर सके और प्रोड्यूस कर सके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, उनको हम स्पीसीज बोलेंगे। लेकिन बच्चों ये जो डेफिनेशन है अर्नस्ट मेयर के हिसाब से वो इनकम्प्लीट है आज के जमाने में। अगर मैं बात करूं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, भाई दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं ना, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। भाई जो अर्नस्ट मेयर ने बताया कि भाई जो ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरब्रीड कर सके, वो प्रोड्यूस कर सकते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, उनको हम बोलेंगे स्पीसीज। लेकिन आपको तो पता है रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। ये जो अर्नस्ट मेयर ने बताया ये तो एप्लीकेबल ओनली फॉर सेक्सुअल, बट एसेक्सुअल के लिए एप्लीकेबल है ही नहीं। समझ रहे हो? तो जो ये स्टेटमेंट दी है अर्नस्ट मेयर ने, ये जो स्टेटमेंट दी है अर्नस्ट मेयर ने, बट दिस स्टेटमेंट वाज इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट है भाई जो ये स्टेटमेंट दी है, बिकॉज दिस स्टेटमेंट is applicable for sexually reproducing living beings के लिए है खाली जी, ठीक है? सिर्फ इसके लिए है ये, ठीक है? ये एप्लीकेबल नहीं है। किसके लिए नहीं है? ये कंसेप्ट, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज का ये एप्लीकेबल नहीं है। किसके लिए नहीं है एप्लीकेबल? नॉट एप्लीकेबल फॉर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए। भाई ये बातें किसको समझ में आ रही है, किसको नहीं आ रही है? कोई मुझे बताएगा? सर आ रही है। जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका बैक्टीरिया, ठीक है? बैक्टीरिया के अंदर कौन सा? माइकोप्लाज्मा। भाई लिविंग है, ठीक है, पर इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? एसेक्सुअल है। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? एसेक्सुअल है, ठीक है, लेकिन जो ये ऑफस्प्रिंग दे रही है ये भी फर्टाइल दे रही है, इनको भी तो हम स्पीसीज बोलते हैं। तो उसने ये बात नहीं बताई है, अधूरा कंसेप्ट दिया है उसने, जो अर्नस्ट मेयर था, ठीक है? इसके बाद
जो मैंने आपको ये सेकंड चीज लिखवाई है, जो पहले था बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, सेकंड है टैक्सोनोमिक स्पीसीज, थर्ड है सिबलिंग स्पीसीज या फिर क्रिप्टिक स्पीसीज। तो मैं सेकंड स्पीसीज की तरफ आता हूं जो है टैक्सोनोमिकल स्पीसीज। तो जो टैक्सोनोमिकल स्पीसीज है उसने क्या बताया कि भाई स्पीसीज होता क्या है। देखो जो मैं बता रहा हूं ना आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, ठीक है। ये मत बोलना कि यार ये फालतू की चीज है, ये एनसीईआरटी में नहीं है तो मुझे करने की जरूरत नहीं है, भूल जाओ ये चीज। ये है सेकंड था हमारा टैक्सोनोमिक स्पीसीज। देखो टैक्सोनोमिक स्पीसीज आज का टाइम का ये स्पीसीज के बारे में है कि आज के टाइम में हम स्पीसीज के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज है वो पहले वाला था। आज के टाइम में हम स्पीसीज के बारे में क्या बोलते हैं या फिर किसको हम स्पीसीज बोल सकते हैं, तो आज के टाइम में हम स्पीसीज बोलते हैं किसको। बहुत हैंग चल रहा है यार आज तो, कोई बात नहीं। मेनली based on morphological characters, that is external appearance के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि ये स्पीसीज है या नहीं है। बच्चों जो मैं बता रहा हूं वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। देखो बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज कहलाता है, ये होता है कि स्पीसीज हम उनको बोलेंगे जो इंटरब्रीड कर सके, उनको हम स्पीसीज बोलेंगे। बट ये बात एप्लीकेबल नहीं है एसेक्सुअल वालों के लिए, ठीक है। लेकिन जो टैक्सोनॉमिकल स्पीसीज हम उन स्पीसीज को बोलते हैं जो मॉर्फोलॉजिकली कैरेक्टर्स सिमिलर हो, ठीक है। मतलब जो ह्यूमन होगा, जो उसकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो दूसरे ह्यूमन से मैच होनी चाहिए, तो वो हो जाएगा एक स्पीसीज। जो कैट होगा वो कैट की तरह दिखाई देता है, जो मंकी होगा वो मंकी की तरह दिखाई देता है, जो गोरिल्ला होता है वो गोरिल्ला की तरह दिखाई देता है। तो हम किसी भी चीज को स्पीसीज तब बोलेंगे जब उसकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर हमको पता हो, ठीक है। ये आज के टाइम की डेफिनेशन है, इसमें पंगा ही नहीं है कि ये सेक्सुअल के लिए है या एसेक्सुअल के लिए है, इसका ये पंगा ही खत्म हो गया है, ठीक है। चाहे वो एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म हो, बस उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे और हमने उसको स्पीसीज में कैटेगराइज कर दिया, ठीक है जी। लेकिन एक समस्या थी इसके अंदर भी कि इन हायर प्लांट्स, जो हायर प्लांट्स थे उनके जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो मोस्टली सिमिलर होती है। तो उसको हम डिटरमाइन कैसे करें कि ये कौन सी स्पीसीज है या फिर ये किस टाइप की स्पीसीज है। तो डिटर्मिनेशन के लिए हमने क्या करा, डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीसीज की डिटर्मिनेशन के लिए हमने क्या करा, हमने लिए मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर। फ्लावर की मॉर्फोलॉजी देखना स्टार्ट कर दिया हमने, जिसमें डिफिकल्टी हो रही थी, मतलब फ्लोरल मॉर्फोलॉजी देखा हमने। ठीक है जी, मतलब इन हायर प्लांट्स के अंदर तो जो प्लांट्स होते हैं वो जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होती है वो सिमिलर होती है, ठीक है। लेकिन जिस प्लांट्स के अंदर डिफिकल्टी होती है किसी चीज को पहचानने में, तो उस प्लांट में हम जो है फ्लावर की मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं, ये कौन सी स्पीसीज है और ये कौन सी स्पीसीज है, ठीक है। बिकॉज जो फ्लोरल मॉर्फोलॉजी होती है वो मोर कंजर्वेटिव होती है एज कंपेयर टू वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी। क्योंकि देखो वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी में आता क्या है, रूट, स्टेम और लीफ, ये तो सब में होता ही होता है। इन बेसिस पे हम किसी को बता नहीं सकते कि ये कौन सी स्पीसीज है। लेकिन अगर हमने फ्लावर्स की मॉर्फोलॉजिकल पे गए तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये स्पीसीज अलग है और ये स्पीसीज अलग है। लेकिन सिर्फ रूट, स्टेम और लीफ के बेसिस पे हम बिल्कुल भी इनको अलग नहीं कर सकते, ठीक है जी।
बच्चों समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके जी, सर ठीक है जी, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। अब नेक्स्ट है हमारा, जैसे मैं इसका एग्जाम्पल ले लेता हूँ, कोई नहीं, मैं एग्जाम्पल भी बता देता हूँ इसका। जैसे एग्जाम्पल ले लिया मैंने, ब्रासिका ओलेरेसिया बोटाइरिस, ब्रासिका ओलेरेसिया कैपिटेटा, ब्रासिका ओलेरेसिया कैवलोरेप्पा, ठीक है। ओके जी, ये जो स्पीसीज है, तीन जो अलग अलग स्पीसीज मैंने आपको बताई है, ये जो तीन अलग अलग स्पीसीज है, ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकती, इंटरब्रीड नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? ये इंटरब्रीड नहीं कर सकती, लेकिन है क्या, जो स्पीसीज है, जो जीनस है, जो सब स्पीसीज है, वो जो स्पीसीज और जीनस है वो तो सेम ही है ना। तो इसका मतलब है ये क्या हो जाएंगे, वन टैक्सोनॉमिक स्पीसीज हो जाएंगे एंड थ्री बायोलॉजिकल स्पीसीज के अंदर जाएंगे। देखो, बायोलॉजिकल स्पीसीज का कंसेप्ट दिया था अर्नस्ट मेयर ने, उसने बताया था जो आपस में इंटरब्रीड कर सके वही स्पीसीज होती है बस, ठीक है। उसने इसका आगे कुछ नहीं बताया। लेकिन टेक्सोनॉमिकल स्पीसीज क्या बताता है? सिर्फ मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस में हम बता सकते हैं स्पीसीज है नहीं है, ठीक है। लेकिन इनकी जो मॉर्फोलॉजिकल है वो तो सिमिलर है तीनों की तीनों, बट ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है ये तीनों क्या है, स्पीसीज के, एक ही स्पीसीज के अंदर अंदर हम रख सकते हैं आज के डेट के हिसाब से, आज की बातें करें तो हम। लेकिन अगर हम अर्नस्ट मेयर के जमाने की बातें करें, इसका मतलब है ये तीन अलग अलग स्पीसीज के अंदर आ जाएगी फिर ये, ठीक है जी। समझ में आया अब? एक्सक्यूज मी सर। यस। सर अगर हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो कौन से वाले स्पीशीज को कंसीडर करेंगे, कौन से टाइप की स्पीशीज? मतलब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को हम कंसीडर करेंगे बेटा? यस सर, मतलब नॉमेनक्लेचर करना है मैं किसी भी स्पीशीज का, तो उसमें हम टेक्सोनॉमिकल स्पीशीज देखेंगे फिर बायोलॉजिकल स्पीशीज? नहीं बेटा, हम ये नहीं देखेंगे कि टैक्सोनॉमिक स्पीसीज क्या बने, हमें सिर्फ इनके बारे में पता होना चाहिए। आज की डेट में जो यूज करते हैं हम तो वही तो यूज करेंगे, लेकिन पहले क्या होता था, फिर बाद में क्या हुआ और आज की डेट में क्या हुआ, तीनों को हम कंपेयर करते हुए तो पढ़ाई करेंगे ना। ओके ओके। ठीक है, सिर्फ हम पहले क्या हुआ, पहले जमाने में क्या होता था और आज के जमाने में क्या होता है, उन चीजों को कंपेयर कर रहे हैं बस। हम पढ़ेंगे तो आज के जमाने की बातें ना। ओके। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। सिर्फ हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि अगर अर्नस्ट मेयर के हिसाब से अगर इसकी बात करें तो ये तो तीन अलग अलग स्पीसीज हो गई, लेकिन आज के जमाने की बात करो, टैक्सोनॉमिकल स्पीसीज की डेफिनेशन क्या होती है आज के जमाने में? सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि ये स्पीसीज है या नहीं है। अगर मैं ब्रासिका ओलेरेसिया की बात करूं तो तीनों की तीनों मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर है तीनों की, तो इसका मतलब है टैक्सोनॉमिकल स्पीसीज के हिसाब से कि ये एक स्पीसीज है। लेकिन अगर मैं बायोलॉजिकल स्पीसीज के हिसाब से देखूं तो ये तीन अलग अलग स्पीसीज हो जाएंगी, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट है वो है जी सिबलिंग। आपसे किसी ने पूछ लिया कि सिबलिंग स्पीसीज क्या होता है, अक्सर पूछ लिया जाता है सिबलिंग स्पीसीज क्या होता है, या फिर इसी को बोलते हैं हम क्रिप्टिक स्पीसीज, सिबलिंग स्पीसीज या फिर क्रिप्टिक स्पीसीज। सिबलिंग तो आपको पता है एक इंग्लिश वर्ड है, कोई बता सकता है सिबलिंग का मतलब क्या होता है? यस सर, बहन भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे सिबलिंग स्पीसीज का मतलब क्या हो गया? सिमिलर टाइप का। सिमिलर टाइप का कब बोल सकते हैं? जब मॉर्फोलॉजिकल सेम पेरेंट्स हो, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो बट
दे कैन नॉट interbreed among themselves, ठीक है, among themselves मतलब सिबलिंग स्पीसीज क्या हो गई आपका, मतलब ठीक है, जो सिबलिंग का मतलब इंग्लिश में ये ब्रेक हो रही है। यस बेटा, वॉइस ब्रेक हो रही है। यस यस बोलो बोलो। सर म्यूल्स इनफर्टाइल ह्यूमन कपल ये इसी में आएंगे ना? नहीं बेटा, ये एक्सेप्शन है, ओके सर। ठीक है, ये एक्सेप्शन है भाई। अगर म्यूल बना है तो हॉर्स और जो डोंकी होता है उसके मतलब इंटरब्रीडिंग से बना है ना। ये तो नेचर की इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने कुछ करा के देखे। जैसे लायन और टाइगर को हम टाइग्रिस बोलते हैं, जो उनकी स्पीसीज आती है, सॉरी टाइगोन बोलते हैं, जो उनकी नई स्पीसीज बन के आती है, लेकिन वो फर्टाइल थोड़ा ना है। जो फर्टाइल है, नहीं समझ रहे हो? यस सर। ओके, तो मतलब इसमें नेचुरली होता है वो, तो हमने कि मतलब हुआ है वो, लेकिन बट ये क्या देखो, नेचुरली था? हाँ नेचुरल ही होता है, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, जो हम स्पीसीज के बारे में पढ़ते हैं आज के टाइम में, हम ना दोनों बातें ना थोड़ा सा कंपैरिजन में पढ़ लेते हैं कि अब हमारी डेफिनेशन क्या है, टैक्सोनॉमिकल स्पीसीज की डेफिनेशन क्या है भाई। स्पीसीज हम उसको बोलेंगे जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में सेम हो, ठीक है, ओके। लेकिन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अंश मेरे को ने क्या बताया था, जो आपस में इंटरब्रीडिंग भी कर सके। देखो, जहां पे हम फंसते हैं, जहां पे हमें कुछ सुझाव नहीं सूझता है, तो हम ना पहले की बातें उठा लेते हैं, ठीक है। अगर म्यूल का केस लूं मैं, ठीक है, म्यूल का केस लूं, जो म्यूल बन के आया है हॉर्स और उससे क्या नाम है, डोंकी से, ठीक है, लेकिन वो एक स्पीसीज तो है। जो म्यूल बनाते चले गए वो स्पीसीज तो है, लेकिन वो आगे जाके अपनी स्पीसीज को प्रोड्यूस नहीं कर सकता ना, इसलिए हम उसको स्पीसीज के कैटेगरी में नहीं रख सकते। तो जहां पे हम फंसते हैं वहां पे हम पुरानी बातें ले आते हैं उठा के, इसलिए तो हम दोनों का कंपैरिजन करते हुए चल रहे हैं कि वो क्या बोलता था और आज के टाइम पे हम क्या बोल रहे हैं। तो कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। ओके जी बेटा? यस सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा, देखो पहला पढ़ा हमने स्पीसीज के बारे में। सर यस, जो सिबलिंग स्पीशीज होती हैं और टैक्सोनॉमिक स्पीशीज होती हैं, उनके तो कुछ कॉमन एग्जांपल्स भी हो सकते हैं, जैसे आपने टैक्सोनॉमिक में एग्जांपल दिया था कि वो इंटरब्रीड नहीं कर रहे, और सिबलिंग में तो ये कंडीशन ही है, तो मतलब वो तो सिबलिंग में भी आएंगे ना फिर। यस, नहीं हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लेकिन मैं सिबलिंग स्पीसीज इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको अगर पूछ लिया जाता तो सिबलिंग स्पीसीज होता क्या एक्चुअली में, ठीक है। अक्सर पूछ लिया जाता है, पहले तो पूछा गया है, ठीक है, क्वेश्चंस में नहीं, वैसे पूछ लिया जाता है, क्योंकि बच्चे एक्स्ट्रा पढ़ते रहते हैं, इधर की ये बुक पढ़ ली, वो बुक पढ़ ली, तो उनके डाउट्स होते हैं। तो इसी के बेसिस पे ये मैंने बताया कि भाई सिबलिंग स्पीसीज भी क्या होता है, और आपको सिर्फ दो ही चीजें कंसीडर करनी है। एक तो है जो अष्टमेन ने बताया है, और जो टैक्सोनॉमिकल स्पीसीज होती है। सिबलिंग स्पीसीज इसलिए बताई है क्योंकि ये अक्सर पूछ लिया जाता है। ओके, एक्सक्यूज मी ओके सर। सर। यस यस। सर ये जो मतलब अभी आपने तीन ऊपर लिखवाए थे, ये ब्रासिका ओल्ड्रेसिए वाले, तो ये तीनों भी सिबलिंग स्पीशीज नहीं हो गई? हाँ, सिबलिंग स्पीसीज हो गई है, क्योंकि ठीक है। मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर है ही। हाँ, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर है, ये सिबलिंग स्पीसीज है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ठीक है, ओके थैंक यू सर। ओके, देखो पहले हमने पढ़ा स्पीसीज के बारे में। स्पीसीज सबसे लास्ट में आता था जब हम 7 कैटेगरीज पढ़ते थे, तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब पढ़ते हैं, सेकंड पढ़ते हैं हम किसके बारे में, जीनस के बारे में। जीनस के बारे में पढ़ेंगे, जल्दी से खत्म करते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, ठीक है। जीनस के बारे में पढ़ते हैं। देखो जीनस के अंदर हम मतलब जीनस होता क्या है, देखो ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को हम किसके अंदर रखेंगे, जीनस के अंदर। जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होंगी
उनके अंदर आ जाएगा, मतलब वो अंदर आ जाएंगे किसके, जीनस के अंदर। देखो कैसे, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है, एग्जांपल लिया, एग्जांपल 1 लिया पोटैटो, ठीक है, एक और एग्जांपल लिया जैसे ब्रिंजल, ठीक है, एक और एग्जांपल लिया जैसे मकोई, ठीक है। जो पोटैटो होता है उसका जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो होता है सोलेनम ट्यूबरसम। ट्यूब्रोसम, ठीक है जी। और जो ब्रिंजल का नाम होता है वो होता है सोलेनम, सोलेनम को मैं ऐसे, सोलेनम को मैं, हाँ सोलेनम को मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, सोलेनम को मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, सोलेनम मेलोगिना, ठीक है। मकोई, मकोई को जो इसका जीनस नेम है उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ ऐसे, सोलेनम को सोलेनम नाइग्रम, ठीक है। ये इनके बायोलॉजिकल नेम है, ठीक है। देखो सोलेनम ट्यूब्रोसम, सोलेनम मेलोनगेना और सोलेनम नाइग्रम, ठीक है, तीनों अलग अलग क्या है, स्पीसीज है, लेकिन जो इसका जीनस है वो तो सिमिलर है ना बेटा। जो इसका जीनस हो गया वो क्या हो गया, सोलेनम, ठीक है, लेकिन स्पीसीज क्या है, अलग अलग है। तो मैंने अभी ऊपर क्या बताया, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, जीनस। जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होंगी उनको हम रखेंगे जीनस के अंदर, ठीक है, ग्रुपिंग करेंगे जीनस के अंदर। जैसे पोटैटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, मकोई हो गया। ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया प्लांट्स के बारे में। अगर मैं एनिमल्स का एग्जांपल दूं तो आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन और दूर हो जाएगी। जैसे लायन है, ठीक है, सॉरी, जैसे लायन है, टाइगर हो गया, या फिर लियो बर्ड हो गया, ठीक है। देखो तीनों के तीनों बारे में आपको पता है ना, तीनों के तीनों कॉमन है बिल्कुल स्पीसीज में, है ना, कॉमन स्पीसीज हैं, लायन भी, टाइगर भी और लियोपर्ड भी, ठीक है। अगर मैं इसका बायोलॉजिकल नाम देखूं, इसका नाम क्या है बायोलॉजिकल नेम में, पैंथर, पैंथेरा लियो। पैंथरा लियो, टाइगर का पैंथेरा टिग्रिस। पैंथर को मैं पी से डिनोट कर रहा हूं, पैंथर टाइग्रिस, और लियोपर्ड का पैंथर, पैंथरा पार्डस। पार्डस। शाबाश बेटा, आपको पता है, वेरी गुड, ठीक है। देखो तीनों का जीनस क्या है, पैंथरा, 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 ठीक है। और लेकिन देखो लॉयन आपकी नजर में इमेज कर पा रहे हो लॉयन होता कैसा है, टाइगर कैसा होता है, लियोपर्ड कैसा होता है, तीनों को आप इमेजिन कर पा रहे हो, ठीक है, तीनों को आप इमेजिन कर पा रहे हो। इसका मतलब तीनों क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है, लेकिन इनकी स्पीसीज तो अलग अलग है। लॉयन अलग होते हैं स्पीसीज में, टाइगर अलग स्पीसीज है, लियोपार्ड अलग स्पीसीज है, लेकिन जो कैरेक्टर्स है इनके बहुत ज्यादा क्लोजली है, ठीक है, इसलिए जो इनका जीनस है वो सेम है। अब आपको समझ में आया जीनस होता क्या है? यस। देखो देखो जो जीनस होता है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। 2 टाइप का जीनस होता है, एक होता है पॉलीटिपिक जीनस, और दूसरा होता है मोनोटिपिक जीनस। 2 टाइप का जीनस होता है, एक होता है पोलोटिपिक जीनस, एक होता है मोनोटिपिक जीनस। देखो पोलोटिपिक जीनस क्या होता है, जिसके अंदर एक से ज्यादा स्पीशीज आती है। बिल्कुल, जीनस विद मैनी स्पीसीज, ठीक है, जिसके अंदर एक से ज्यादा स्पीसीज आती है। और मोनोटाइपिक क्या होता है, जीनस विद, देखो विद को मैं ऐसे लिखूंगा आगे से, सी के ऊपर बार, ठीक है, इसका मतलब होता है विद। अगर सी के नीचे, सी के ऊपर बार हो इसको बोलते हैं विद, और सी के नीचे बार हो इसको बोलते हैं विदाउट। तो अगर मैं आगे से आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं और भूल जाऊं लिख के, तो आप पूछना मत ये क्या होता है, ठीक है। जीनस विद 1 स्पीसीज, इसको बोलते हैं मोनोटिपिक जीनस। देखो मोनोटिपिक जीनस में जैसे
होमो एक सिंगुलर ये स्पीसीज है जो ह्यूमन की है। ह्यूमन के साथ किसी को और को हम कैटेगराइज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन पोलोटिपिक के अंदर एक जीनस में मैनी स्पीसीज आ सकती है, जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, लियोपर्ड हो गया, तो एक क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हो गया, ठीक है। इनके अंदर हम तीनों स्पीसीज रख सकते हैं एक जीनस के अंदर। लेकिन मोनोटिपिक के अंदर एक जीनस के अंदर हम एक से ज्यादा स्पीसीज नहीं रख सकते, ठीक है। जैसे ह्यूमन हो गया, होमो, ठीक है, ओके जी। और इसका एग्जाम्पल हो गया एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2 जो मैंने ऊपर दिया है, ये एग्जाम्पल 2 एंड एग्जाम्पल 1 इसके ऊपर दिया था मैंने अभी। ये जीनस के बारे में बात हो गई बेटा। अब आते हैं जीनस के बाद आता है जीनस के बाद क्या आता है? फैमिली। तो तीसरे नंबर पे हम देखते हैं फैमिली। देखो बेटा, फैमिली की डेफिनेशन भी सेम हो जाएगी, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीनस। जो क्लोजली रिलेटेड जीनस होगा उनके ग्रुप को हम फैमिली बोल देंगे, ठीक है जी। जैसे मैं एग्जाम्पल लेना चाहूं एग्जाम्पल ले लिया जी मैंने, जैसे एग्जाम्पल ले लिया, जैसे मैंने सोलेनम अभी लिया था मैंने ऊपर, सोलेनम, ठीक है। सोलेनम हो गया, पेटूनिया हो गया, धतूरा हो गया, ठीक है। ये तीनों के तीनों की फैमिली सेम ही होती है, सोलेनेसी फैमिली, सोलेनेसी, ठीक है। ये फैमिली तीनों की तीनों सिमिलर होती है, सोलेनेसी ही फैमिली, क्योंकि ये जो है जो ये फैमिली रखी गई है जीनस, जैसे हमने रखा ना कि क्लोजली जो स्पीसीज ये स्पीसीज जो है, ये तीनों स्पीसीज मॉर्फोलॉजिकल में लुक लाइक सिमिलर के जैसे लगती है, तो इनका जीनस एक हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर बहुत सारे जीनस एक जैसे मिल जाए तो उनको हम रख देंगे एक फैमिली के अंदर, ठीक है जी। अगर ऐसे ही बहुत सारी फैमिली हमें मिलती चली जाए, उनके अंदर हम रख देंगे ऑर्डर में, एक ही ऑर्डर में। अगर बहुत सारे ऑर्डर एक जैसे मिलते चले जाए तो उनको हम प्लेस कर देंगे किसके अंदर? क्लास के अंदर, ठीक है। फिर एक जैसी क्लास को हम प्लेस कर देंगे किसके अंदर? फाइलम के अंदर। और एक जैसे फाइलम को हम रख देंगे किसके अंदर? किंगडम के अंदर। बच्चों अब बातें समझ में आ रही है आपको? यस सर। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हो समझने के लिए, जरूरी नहीं कि वो ये जो एग्जाम्पल दो उससे ही हम समझे। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एग्जाम्पल टू में मैंने ले लिया कैट ले लिया, लायन ले लिया। हम बोलते हैं ना कि जो शेर की जो मौसी होती है वो बिल्ली होती है नहीं? ऐसा कुछ मैंने सुना है बचपन में, क्या आपने सुना है? यस सर। ठीक है, क्योंकि इसलिए होती है क्योंकि इनकी फैमिली सेम होती है, एक ही फैमिली के है ये, इसलिए मौसी का रिलेशन बना दिया गया है। जो कैट होता है उसका जो जीनस होता है वो होता है फेलिस, और जो लायन होता है इसका जो जीनस होता है वो होता है पैंथरा, ठीक है। ये फेलिस और सैलिडे, क्या चीज? सैलिडे ना फैमिली इनकी। हाँ, फैमिली इनकी जो इनकी फैमिली है वो है फैलिडे, ओके जी। तो एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हो आप। फोर्थ नंबर पे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जी ऑर्डर। मैंने अभी बताया है कि क्लोजली रिलेटेड फैमिली को हम बोलते हैं ऑर्डर, ठीक है। मतलब ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिली को हम रखेंगे ऑर्डर के अंदर। जैसे एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, एग्जाम्पल मैंने ले लिया,
जैसे मैंने दोबारा से ले लिया एग्जांपल, जैसे कैट एंड लायन की जो फैमिली है वो कौन सी है, फेलिडे, एंड जो डॉग की फैमिली है वो क्या है, कैनिडे। कैनिडे। ठीक है, इनका जो है वो एक कॉमन ऑर्डर में ये प्लेस्ड किए गए हैं जिसका नाम है कार्निवोरा। कार्निवोरा क्यों, क्योंकि क्योंकि इनके अंदर क्या है, प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस को मैंने प्लस और सीई से दिखाया, प्रेजेंस। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर प्रेजेंस ऑफ कैनाइन टीथ होते हैं एक जैसे सब में। ठीक है, इनके कैट के अंदर भी कैनाइन टीथ होते हैं, लायन के अंदर भी कैनाइन टीथ होते हैं, डॉग के अंदर भी कैनाइन टीथ होते हैं। तो हमने एक कैरेक्टर को देख लिया भाई, इनके अंदर तो कैनाइन टीथ प्रेजेंट है। ठीक है, तो कैनाइन टीथ वाली को हमने एक ही ऑर्डर में रख दिया। ठीक है जी, जैसे ये तो मैंने एनिमल का एग्जांपल ले लिया। अगर मैं एग्जांपल लूं, किसका एग्जांपल लूं, अगर मैं प्लांट्स के अंदर, जैसे सोलेनेसी फैमिली है, सोलेनेसी फैमिली है, एंड एक फैमिली होती है कॉन्वोव्यूलेसी फैमिली। ठीक है, ये किस चीज की फैमिली होती है, ये होती है पोटैटो की फैमिली, पोटैटो। ठीक है, ये फैमिली होती है स्वीट पोटैटो, पोटैटो की फैमिली होती है। ठीक है, फैमिली बट इन दोनों को हमने एक ही ऑर्डर में प्लेस्ड किया है क्योंकि क्लोजली रिलेटेड कैरेक्टर्स होते हैं, इस वजह से पॉलीनोमियल। ठीक है, इन ऑर्डर्स में इसको प्लेस्ड किया है। क्यों किया प्लेस्ड हमने इस ऑर्डर में, क्योंकि जो इनके अंदर सिमिलर फ्लोरल कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, इस वजह से हमने इनको एक ही ऑर्डर में प्लेस्ड किया है। ठीक है जी, लिखते चले जाना, छोड़ना नहीं। 5th नंबर पे है जैसे क्लास क्या हो गया, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर को हम क्लास के अंदर रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल मैं लेता हूं, एग्जाम्पल मैंने ले लिया, जैसे लायन और डॉग जो है वो एक ही ऑर्डर में है। कौन से ऑर्डर में, कार्निवोरा। ठीक है, और जो मंकी है और ह्यूमन है या फिर गोरिल्ला है, वो एक ही ऑर्डर में है जिसका नाम क्या है, प्राइमेटा। और जैसे रैट हो गया, ये एक ही ऑर्डर में आता है जिसका नाम है रोडेंटिया। ठीक है, तो जो ये तीनों हैं, तीनों के तीनों को हमने एक मैमेलिया। ही क्लास के अंदर रखा है जिस क्लास का नाम है मैमेलिया। ठीक है, क्योंकि मैमेलिया के अंदर, क्योंकि इन सभी के अंदर क्या प्रेजेंट है, मेमोरी ग्लैंड, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। इस वजह से हमने इन्हें एक ही क्लास के अंदर रख दिया। जितने भी कैरेक्टर सिमिलर मिलते चले जाएंगे उतने ही ये क्लोजली स्पीसीज बनते चले जाएंगे। ठीक है जी, आगे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। ये एग्जांपल मैं प्लांट के लिए ले लेता हूं। एग्जाम्पल 2 क्लास के अंदर, जैसे पॉलिनोमियल मैंने अभी ऊपर बताया, और जो
एक और है स्पिंडल्स, और एक और है रोजेल्स। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया डाइकोटिलेडन। है ना, ये तो मैंने बता दिया ये किसके अंदर आता है। ये मैं बता देता हूँ, ये है मैंगो का ऑर्डर, मैंगो। और ये है रोज का ऑर्डर है। ठीक है, ये जो तीनों है, जो ये तीनों के तीनों है, ये जो डाइकोटिलेडन। क्लास है ये किसके अंदर आता है, डाइकोटिलिडॉन के अंदर आते हैं, जिनको हम डीसी बोलते हैं, डाइकोट्स। ठीक है, तो एक ही क्लास के अंदर आ गए हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर पे फाइलम या फिर डिवीजन। ठीक है, मैंने बताया डिवीजन करते हैं प्लांट्स के लिए, फाइलम यूज करते हैं किसके लिए, एनिमल्स के लिए। तो फाइलम और डिवीजन होता क्या है, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्लास को हम फाइलम के अंदर रखते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लूं, एग्जाम्पल मैंने ले लिया है, जैसे मैमेलिया हो गया, ठीक है, एव्स हो गए, पाइसेस हो गए, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टेलिया हो गए। ठीक है, इनको मैंने सबको एक ही फाइलम में रखा है जिसका नाम है कोडाटा, क्योंकि इनके अंदर प्रेजेंट है क्या, नोटोकोड। ठीक है जी, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, तो छोटी मोटी चीज है, तो हमने 9th-10th में पढ़ लिया था यार ये। ठीक है जी, जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल 2 डिवीजन के ऊपर ले लेता हूं। मैंने ऊपर वाला तो फाइलम के ऊपर लिया एग्जांपल, एक डिवीजन के ऊपर ले लेता हूं। देखो, जो डिवीजन है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक होते हैं एंजियोस्पर्म, एक होते हैं जिम्नोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म की डिवीजन अलग है, जिम्नोस्पर्म की डिवीजन अलग है। एंजियोस्पर्म की डिवीजन के अंदर आते हैं कवर्ड सीड, और जिम्नोस्पर्म के डिवीजन के अंदर आते हैं नेक्ड सीड। तो जितने भी जिम्नोस्पर्म होंगे उनके अंदर सीड कैसे होंगे, नेक्ड, नंगे टाइप, और जो जितने भी एंजियोस्पर्म कैसे होंगे, कवर्ड, कुछ पहने हुए। ओके जी, अब 7th जो कैटेगरी है हमारी, 7वें नंबर की जो कैटेगरी है हमारी, वो क्या है जी, किंगडम। देखें, किंगडम जो है वो आपको पता है कि मैं अभी लिख दूंगा ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फाइलम के। ठीक है, तो किंगडम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, एक एनिमल्स का है ना, एक एनिमेलिया एंड एक प्लांटे। ठीक है, एनिमल और प्लांट के दो किंगडम हो गए। एनिमल को हम क्या बोलेंगे और प्लांटी को हम क्यों बोलते हैं प्लांटी। एनिमल्स के अंदर जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है, लेकिन प्लांट के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, एनिमल्स के अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, लेकिन प्लांट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इस वजह से ये 2 अलग अलग ग्रुप बने हैं। ठीक है, समझ में आ गए सारे के सारे। यस सर। भाई आपको सब चीज समझ में आ रही है ना जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको। यस सर। ठीक है जी, थोड़ी सी चीजें रह गई हैं बताने को। जैसे टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के अंदर आता है ये जो मैं बता रहा हूं मैं अभी। देखो, अगर मैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करता हूं, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई 7 कैटेगरीज थी हमारी। ठीक है, किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, ठीक है,
क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया, फैमिली हो गया, जीनस हो गया, स्पीसीज हो गया। ठीक है, ठीक है। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को मैं क्लासिफाई करता हूं तो मुझे उसको किंगडम में क्लासिफाई करना पड़ेगा, फिर फाइलम में, फिर क्लास को, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर स्पीसीज, फाइनली हम जीनस, फिर फाइनली हम स्पीसीज की साइड जाएंगे कि भाई किस स्पीसीज को बिलोंग करता है ये। ठीक है, अगर मैं एक ह्यूमन का एग्जाम्पल ले लूं, जैसे ह्यूमन क्या है, एक एनिमल है। ठीक है, उसका जो फाइलम है वो क्या हो जाएगा, कोरडाटा। ठीक है, क्लास कौन सी हो गई, मैमिल, मैमेलिया। ठीक है, मैमल्स वाली। ठीक है, ऑर्डर कौन सा हो गया इसका, प्राइमेट। ठीक है, प्राइमेटा। फैमिली कौन सी हो गई इसकी, होमो, होमोनिडे। होमोनिड। और जीनस क्या गया उसका, होमो। होमो। और स्पीसीज क्या हो गई है, सैपियन। इसलिए इसका सेपियन। नाम क्या है, होमो सैपियन। ठीक है जी, इस तरीके से हम इनको क्लासिफाई करते किसी भी चीज को। अगर हमें कैरेक्टर्स पता है तो हम आसानी से क्लासिफाई कर सकते हैं बच्चों। ठीक है जी, आप नोट करते रहना, कभी आप पीछे रह जाओ। ठीक है, देखो एक और चीज, जो टैक्सोन है, आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीट में आ सकता है, नीट में सभी कुछ आ सकता है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कुछ भी मैंने फालतू पढ़ाया हूँ आपको। जो टैक्सोन होता है, द टर्म टैक्सोन coined by एडोल्फ मेयर ने ये टर्म्स कॉइन की है। ठीक है, और ये जो टर्म्स कॉइन की है टैक्सोन एडोल्फ मेयर ने ये की है एनिमल्स के लिए। ठीक है, पहली बार इन्होंने एनिमल्स के लिए टर्म ये कॉइन की है। ठीक है, मतलब ये यूज करी है टर्म। ठीक है, और अगर मैं प्लांट की बात करूं, ठीक है, टैक्सोन जो टर्म है ना, फॉर प्लांट के लिए, वो करी है H.S. लैम ने। ठीक है, जो प्लांट्स के लिए टैक्सोन टर्म यूज करी है वो करी है H.S. लैम ने, और जो एनिमल्स के लिए टैक्सोन टर्म यूज करी वो करी है एडोल्फ मेयर ने। एडोल्फ मेयर ने ही टैक्सोन टर्म को कॉइन भी किया है। ठीक है जी, जिस बच्चे को टैक्सोन नहीं समझ में आया उनके लिए मैं एक लाइन और लिख सकता हूं ताकि उस बच्चे को ढंग से समझ में आ जाए। वो लाइन क्या हो सकती है, वो लाइन ये हो सकती है, जो टैक्सोन होता है वो रिप्रेजेंट द रियल, जिस बच्चे को कंफ्यूजन थी उस बच्चे के लिए मैं लिख रहा हूं ये लाइन, टैक्सोन रिप्रेजेंट द रियल ऑर्गेनिज्म वाइल कैटेगरी रिप्रेजेंट एब्स्ट्रैक्ट टर्म। ठीक है जी, देखो जो टैक्सोन टर्म है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक रियल ऑर्गेनिज्म को। जो टैक्सोन टर्म है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक रियल ऑर्गेनिजम्स को। बच्चों दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा आपको? यस सर, दिखाई दे रहा है। एक्चुअली क्या थोड़ा रुक रुक के चल रहा है, मुझे लग रहा है रुक रुक के चल रहा है। तो ये उस बच्चे के लिए जिसने मुझसे पूछा था कि मुझे कंफ्यूजन हो रही है, मैंने फिर भी उसके लिए लिख देता हूं मैं एक लाइन। जो टैक्सोन होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक रियल ऑर्गेनिजम्स को, और जो कैटेगरी होती है वो रिप्रेजेंट करती है एब्स्ट्रैक्ट टर्म को। मतलब जो कैटेगरी के अंदर आता है टैक्सोन, जैसे मैं स्पीसीज की बात करूं, है ना,
मैं स्पीसीज की बात कर रहा हूं, तो स्पीसीज क्या हो गई, एक टैक्सोन हो गया, है ना, रियल ऑर्गेनिज्म हो गया, जैसे कैट एक टैक्सोन हो गया, डॉग एक टैक्सोन हो गया, ह्यूमन एक टैक्सोन हो गया। कैटेगरी क्या हो गई कि उसको कैटेगराइज करना, है ना, ये एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म हो गई। ठीक है जी बच्चे? यस सर। ठीक है, देखो हमारा ये टॉपिक जो है खत्म हो चुका है। हमारा एक टॉपिक बचा है जिसका नाम है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर का, टैक्सोनॉमिकल एड्स। जल्दी से थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ेंगे, टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं। देखो बच्चों, टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं? दीज आर वेरियस टेक्निक प्रोसीजर ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है सिस्टम के साथ, है ना, टाइम भी हो गया है। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, मे बी मुझे नहीं पता किस चीज से प्रॉब्लम हो रही है, देखूंगा मैं भी। मैं आपकी तरफ से आपको कोई बता इशू नहीं दूं, है सर। सर रिकॉर्डिंग में प्रॉपर क्लियर आ रहा है। अच्छा, मेरी तरफ से हाँ कोई जी। प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर, रिकॉर्डिंग में ठीक है, मैंने कोई इशू नहीं देखा अभी तक। नहीं, मेरे को यार लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, मैं लिख रहा हूँ कुछ और, लिख कुछ और रहा है, और उसको नहीं लिखने में भी टाइम लग रहा है। नहीं सर, क्योंकि रिकॉर्डिंग में शायद बैठा मेरे हुआ पूरा टाइम। हाँ, शायद मेरे इंटरनेट में प्रॉब्लम होगी, वीक चल रहा होगा, यही ये हो हो सकता है सकता है। सर, ये हो हाँ हाँ, सकता है। तो राइट सर। बच्चों से एक टैक्सोनॉमिकल एड्स का टॉपिक बचा है, इसको हम हाफ एन आवर में खत्म कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आपका जो टेस्ट होगा कल, मेरे ख्याल से टेस्ट है आपका, ठीक है, एग्जाम है कैल्विन के अंदर, तो आपको जो मैंने आज पढ़ा दिया है वहां तक आपका मैं टेस्ट लूंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, जो कल आपका टेस्ट होगा, सॉरी। सर टैक्सोनॉमिक एड्स आएंगे उसमें? नहीं, टैक्सोनॉमिकल एड्स नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ाया तो नहीं आएंगे फिर वो। ओके, ओके सर। सिर्फ जो मैंने आज पढ़ा दिया है वहां तक आएगा सब कुछ। सिर्फ हाफ एन आवर का एक टॉपिक रह गया है, बहुत जल्दी से कवर करेंगे उसको नेक्स्ट क्लास में। फिर नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके जी? यस सर। ओके सर। ओके। आएगा वो तभी इसी पे बना होगा।